एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये थ्रेट करे कि अगर मुझे निकाला तो मैं ख़तरनाक साबित हो सकता हूँ। ये बौखलाहट की निशानी है कि जब मुल्क के अंदर आपने डिलीवर ना किया हो और किसी किस्म की मुल्की हालात में बेहतरी ना आई हो, तो फिर इसी तरह के खोखले नारे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि मुझे निकाला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरनाक तो आप अब भी नहीं हैं, हम तो अब भी आपको ख़तरनाक नहीं समझते, क्योंकि आपके MNAs MPAs पार्टी के दारान से हमारी बात होती है तो वो हमें अक्सर औकात ये कहते हैं कि आगे PTI में हमें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। और ये बात इसलिए सच है कि आप देखें कि इनके पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, जिसके अंदर आपने देखा कि अहमद जवाद साहब जिस तरीके से इनके मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, उन्होंने आके अपनी पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, तो जो डूबती हुई कश्ती होती है उसमें से छलांग लगाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जाता है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अब बग़ैर जहांगीर तरीन के जहाज़ के और बग़ैर बाकी इनके कई करीबी साथी हैं जो आजकल इनसे नाराज़ हैं, एक साथी ने पंजाब की वजारत से भी इस्तीफ़ा दिया, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आपको अपने ही साथियों की सपोर्ट हासिल नहीं है तो आप किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा। वो तो चलें एक उसकी लॉजिस्टिक्स अपनी जगह पे, मगर क्या आपने नहीं देखा कि तमाम बाई इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध से लेके पंजाब से लेके बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की अवाम आपके खिलाफ वाजे फैसला दे चुकी है। वो वज़ीराबाद हो, वो डस्का हो, वो खुशाब हो, वो खानेवाल हो, वो लाहौर हो, वो नौशहरा हो, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा का लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब आप अपने उस सूबे में जिसमें 8.5 साल से आपकी हुकूमत है, उसमें आप मर्दान और पेशावर जैसे शहर हार जाएं, तो अब नवश्ता दीवार है कि आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि ये इस काबिल भी नहीं है कि अभी गवर्नमेंट में हैं, आए अपनी मर्जी के किसी शहर में कोई एक जलसा करके दिखाएं, ये सरकारी मशीनरी को हटाएं और आवाम से आके बात करें। क्योंकि मैंने जो ऑन ग्राउंड पोजीशन देखी है, हम जो लोगों से मिलते हैं गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, चौकों चौराहों में, लोगों में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की वजह से जो गम गुस्सा है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो बाई इलेक्शन में लोगों के तासुरात थे वो काबिल बयान नहीं हैं। लोग किन किन अलकाबात से इमरान खान को और इस जमात को नवाजते हैं। और कराची जैसे शहर में आप देखें, 6ठे नंबर पे फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट पर PTI 6ठे नंबर पर आई। लाहौर के इलेक्शन में राह फरार इख्तियार की गई और अपने कागज़ रिजेक्ट करवाए गए ताकि अवाम के सामने जाकर वोट मांगकर ज़िल्लत का सामना ना करना पड़े। तो ये शायद इनको अभी समझ नहीं आ रही और वक्त लगेगा इनको ये समझ आते हुए कि ज़मीनी हकायक है क्या, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठकर ज़मीनी हकायक का उस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और मैं अब ये समझता हूँ कि कारकर्दगी तो इस सिरे से थी ही नहीं और उसमें मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं।
एक ही बयानिया इनके पास बचा था, वो झूठा और खोखला एहतसाब का नारा था। उसमें भी इन्होंने अपनी नाकामी आप तस्लीम कर ली है। शहजाद अकबर से जो इस्तीफा लिया गया वो इस बुनियाद पर लिया गया कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन के मौकफ की तायद की, और मैं तो पिछले 2 हफ्ते से कह रहा था कि ये शहजाद अकबर फारिग होने वाला है। और इससे पहले मैंने ये भी बात की थी कि शहजाद अकबर अनकरीब मुल्क छोड़ के भागेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मैं बात कर चुका हूं। तो हमें यह खदशा मौजूद है कि 3.5 साल इस मुल्क में झूठे एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां करवाने वाला शख्स जिससे कल इस्तीफा लिया गया है, वो इस मुल्क की तबाही का बराबर का जिम्मेदार है। और मैं ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि शहजाद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ECL के अंदर डाला जाए। अगर अगले 4 दिनों के अंदर उसका नाम ECL में नहीं डाला जाता, हम बाकायदा दरख्वास्त देंगे कि शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए। और ना सिर्फ ये जो एसेट रिकवरी यूनिट जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये एसेट रिकवरी यूनिट किस कानून के तहत कायम किया गया? इस एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से चंद सवालात हैं कि इस एसेट रिकवरी यूनिट ने कौम का अरबों रुपया खर्चा तनख्वाहों की मद में, बैरून मुल्क दौरों की मद में, तहकीकाती जो इनका प्रोसेस था उसके दौरान, तो वो जो अरबों रुपया खर्चा गया है गैर कानूनी तौर पे, उसका कौन जिम्मेदार है? और वो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा वो कौन वापस लाएगा? इस्तीफा लेना काफी नहीं है। शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बननी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरीके से इसने एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के एहतसाब के नाम पे जो इंतकाम का एक सिलसिला शुरू किया था, उसके अंदर कौम का जो पैसा खर्च हुआ उसकी वापसी कैसे मुमकिन होगी? और एसेट रिकवरी यूनिट में बैठ के शहजाद अकबर ने एसेट बनाए भी इसी लाहौर शहर में, बेदिया रोड पर एक नए फार्म हाउस की तामीर की गई। ये इक्तदार में आने से पहले या जब आप मुशीर लगे उससे पहले तो आपका लाहौर में कोई फार्म हाउस नहीं था। तो ये फार्म हाउस आपने किन जराए से बनाया और इसको डिक्लेयर क्यों नहीं किया? ये मेरा शहजाद अकबर से सवाल है। और जो इनकी स्पेन के अंदर प्रॉपर्टी है उस हवाले से भी वजाहत की जाए कि वो इन्होंने अपने अहलिया के नाम पे ये प्रॉपर्टी क्यों रखी हुई है। तीसरा मेरा सवाल शहजाद अकबर से ये है कि जब आपके भाई पर यह इल्जाम लगा कि वो रावलपिंडी की एक जमीन पर काबिज होने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए मौके पर पहुंचे थे, तो आपने उस जिले के DC और CPO का तबादला करवाया। यानी आपका भाई गैर कानूनी काम करे और उसकी सजा इंतजामिया को भुगतनी पड़े। शहजाद अकबर के जराइम की फहरिस्त ना खत्म होने वाली है। हम भरपूर कानूनी चाराजोई करने का हक रखते हैं और ये एसेट रिकवरी यूनिट के तहत जो एसेट्स बनाए गए हैं इसका एक एक पाई का आपको जवाब देना होगा। इस तरह आपको भागने नहीं देंगे। आपने इस मुल्क के एक एक तबके को टारगेट किया, सहाफियों से लेकर सियासतदानों से लेकर। आपने एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया। इस एसेट रिकवरी यूनिट ने आज तक आटे की जो चोरी थी, अरबों रुपए का स्कैंडल था, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? अरबों रुपए की चीनी चोरी हुई, उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? अद्वियात का स्कैंडल है, मालम जब्बा का स्कैंडल है। आज अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं क्योंकि आपने माफियाज को परवान चढ़ाया।
तो ये एसेट रिकवरी यूनिट का काम नहीं था। एसेट रिकवरी यूनिट ने तमाम तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन पर रखा और ऑपोजिशन के नुमाइंदों को एक के बाद एक पकड़ पकड़ के अंदर किया। तो अब आपकी बारी आने वाली है शहजाद अकबर साहब, इस्तीफा काफी नहीं है, इस्तीफे से बात अब नहीं बनेगी। आपको हर चीज का यहां पर हिसाब देना होगा और आपसे हिसाब लेंगे। और ये जो इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपने उस खिताब में और कहा, वाज़े अल्फाज में कहा कि अदलिया इस मुल्क पर रहम करे। आपको शर्म नहीं आई? यानी आप क्या चाहते हैं कि आपके मुखालिफिन के खिलाफ बगैर सबूतों के एक एक करके उनके खिलाफ फैसले दिए जाएं, उनको जेलों में बंद किया जाए? अपनी दफा आप बीआरटी का भी स्टे लेते हैं, आप फॉरेन फंडिंग का भी स्टे लेते हैं, आपका जहां दिल चाहता है जब दिल चाहता है आप स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। तो तब आपको याद नहीं आता कि मैंने 27 मरतबा स्टे ऑर्डर लिया है बीआरटी में, मैंने फॉरेन फंडिंग में इस्तदा की है कि सारे मामले को सीगा राज में रखा जाए, और आज आप अदलिया को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप अपने मुखालिफिन को बंद करना चाहते हैं। ये उस अदलिया की बात कर रहे हैं जिसके एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आपने रेफरेंस दायर करवाया, बदनीति पर मबनी रेफरेंस दायर करवाया। आप क्या चाहते हैं? आप आज नाकाम हो चुके हैं तो आप आज हर किसी को ललकार रहे हैं। आप बाहर आकर तो देखें, अवाम में निकले तो सही। आटे दाल का भाव असल में अवाम आपको बताएंगे, ये मुहावरतन नहीं। ये मुहावरा था किसी जमाने में, अब ये पाकिस्तान के अंदर महंगाई की वजह से ये मुहावरा नहीं रहा। आपको आटे दाल का भाव पता लगेगा, लोग बताएंगे, बिजली और गैस के बिल दिखाएंगे। जहां जहां से कंटेनर तो आपके पास है नहीं, कंटेनर देने वाले भी आपसे नाराज हैं, वो आपके करीबी साथी थे। तो आप पता नहीं अब ट्रक पे चढ़ेंगे या गाड़ी के अंदर से निकलेंगे, क्योंकि आपको इस मुल्क में कंटेनर देने वाला भी अब कोई नहीं है। तो जहां जहां से गुजरेंगे लोग आपको बिजली और गैस के बिल दिखाएंगे। और इस शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट जो गैर कानूनी तौर पर कायम था, उस एसेट रिकवरी यूनिट ने इस मुल्क की तबाही की है। शहजाद अकबर का नाम ना सिर्फ फिलफॉर ईसीएल में डाला जाए, इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज किया जाए। मैं दोबारा दोहराता हूं अपने इस मुतालबे को। और एसेट रिकवरी यूनिट में रहकर अपने एसेट बनाए। इधर लाहौर में एक फार्म हाउस बनाया है, रहते रहे उसमें, डिक्लेयर करें, बताएं उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आज तक उसका सोर्स ऑफ इनकम किसी को नहीं पता कि वो सोर्स कहां से आया, आपने कहां से वो पैसे बनाए। तो इमरान खान साहब, आज इस मुल्क में किसान को खाद नहीं मिल रही क्योंकि आपके माफियाज ने जखीरा अंदोजी की हुई है। आज आपके माफियाज किसान को खाद से महरूम कर रहे हैं और अगली दफा गंदम की फसल उसकी पैदावार में कमी वाक़ होगी क्योंकि आपके माफियाज ने पैसे खाए हुए। और आपने अदलिया पर तो चलें अटैक किया ही किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दौराने खिताब आपने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बातें की और उनको मुजरिम कहा। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत जो रैंकिंग्स आई हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नंबर जो बताया है, आज आपका सर शर्म से झुकना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया है। आलमी इदारे कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। हम जब 2013 में आए थे पाकिस्तान 127वें नंबर पर था। हम जब 2018 में गए तो पाकिस्तान 117वें नंबर पे था। हमने 10 पॉइंट्स की बेहतरी की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। आप
जब आए तो हमने 117 पे छोड़ा था, आज पाकिस्तान 23 नंबर उसमें ऊपर गया है करप्शन के अंदर। 140 की आज रैंकिंग आई है, 140 की, जो हम 117 पर छोड़ के गए थे। 2019 में 120 पर आई, 2020 में 124 पर आई, और आज करप्शन में जो इजाफा हुआ है पाकिस्तान का 140वां नंबर आया है। इमरान खान साहब, मुबारक हो आपको कि आज आपने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी 23 पॉइंट्स का इजाफा किया है। हमारे दौर में यह बेहतरी क्यों आई थी? क्योंकि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के अरबों रुपए बचाए थे, अरबों रुपए बचाए थे। ये ऑरेंज लाइन का मंसूबा 81 अरब रुपए की बचत है। कोई मजबूरी नहीं थी कि ये इस पे कोई टेंडरिंग की जाए, क्योंकि जब हुकूमतों के आपस में मुआहदे होते हैं तो उसमें टेंडरिंग जरूरी नहीं होती। चीन हमारा दोस्त मुल्क है, फिर भी हमने चीन को कहा कि नहीं, इसकी शफाफ तरीके से हम टेंडरिंग करवाएंगे। और जब टेंडरिंग हुई तो सबसे कम बोली आई, उसमें मजीद कमी करवाई गई। यह भी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कमी कराई जाए। $600 मिलियन कम करवाए गए। किसके लिए? इस मुल्क को, कौम के लिए। 81 अरब रुपया बचाया गया। हर प्रोजेक्ट उठा के देख लें, 4 अरब सिर्फ इस सेफ सिटी में, जिसके तहत आज आप जराइम कंट्रोल करने में नाकाम है क्योंकि कैमरे खराब पड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यह बचत की, और आज उस शख्स को आप मुजरिम कह रहे हैं जिसने कभी तनख्वाह नहीं ली, सरकारी पेट्रोल नहीं लिया, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते थे बतौर वजीर आला। 6 करोड़ रुपए, कोई सरकारी दौरा आप देख लें, इस हुकूमत ने यह गवाही दी है कि शहबाज शरीफ जब बाहर गैर मुल्की दौरे करते थे अपनी जेब से टिकट लेते थे, अपनी जेब से वहां के अखराजात बर्दाश्त करते थे, तनख्वाह टीएडीए नहीं थे लेते, सरकारी तेल तक को अपने पे हराम किया हुआ था, जो कि जायज उनकी इंटाइटलमेंट थी, जो कि बतौर वजीर आला उनका हक बनता था कि वो ये लेते। जिस शख्स ने 6 करोड़ रुपए सरकारी मरात में नहीं लिए, जिसने 1.5 अरब रुपए का नुकसान अपने बच्चों के खानदान को किया, जिसने कौम के अरबों रुपए बिजली के मंसूबों में, ऑरेंज लाइन में, मेट्रो बस में, सेफ सिटी में, जगह जगह अरबों रुपए बचाए, साफ पानी में 70 अरब रुपया बचाया, तो ये आप उसको मुजरिम कह रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आप किसकी बात कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में शफाफ टेंडरिंग हुई, वो लाहौर कराची मोटरवे हो, वो बिजली के मंसूबे हों, और एक एक पाई की इस तरह रखवाली शहबाज शरीफ साहब करते थे कि शायद मैंने किसी को अपने जाती कारोबार की भी इस तरह, या जाती माल की भी इस तरह, या जाती जो बंदे को चीज अजीज होती है उसकी भी रखवाली करते नहीं देखा, जिस तरह शहबाज शरीफ ने इस कौम के पैसे पर पैरा दिया है और एक एक पाई बचाई है, क्योंकि वो सेहत पर लगनी थी, तालीम पर लगनी थी, किसी गरीब बेवा यतीम के ऊपर खर्ची जानी थी। और आप लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपया बुजदार साहब ने अपने दफ्तर पे लगा दिया है, एसेट रिकवरी यूनिट को पूछने वाला कोई नहीं है, अरबों रुपया खा गया शहजाद अकबर। इसका जवाब कौन देगा? आपने मुजरिम का, ये कौम के मोहसिन ऐसे होते हैं, मुजरिम ऐसे नहीं होते। आपको शर्म नहीं आई? और आपने क्या किया? आपकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा शौकत खानम की भी बोर्ड पर थी, और उसके साथ साथ नमल यूनिवर्सिटी के भी बोर्ड पर थी। सरकारी तौर पर या ऑफिशियली वो एहतियात लेती रही हैं, और जब उनका मामला आया आमदन से ज्यादा असासों का और बाहर जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई, तो आपने उसको रेगुलराइज करवा दिया एफबीआर से। आपने कागजों में रद्दोबदल करके कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब, आपका अलीमा खान के कारोबार से बहुत गहरा ताल्लुक है, यह बेनामी कारोबार है, क्योंकि आपने उनको हर बोर्ड पे अपने साथ रखा है। अलीमा खान का क्या काम था शौकत खानम के बोर्ड पे या नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर? उनका क्या तुक था कि वो बतौर बोर्ड मेंबर वहां बैठती और लोगों से डोनेशन इकट्ठे करती? आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि अलीमा खान के आप बेनामीदार हैं। आप हमें ताने देते हैं बच्चों के कारोबार के, तो आप उठा कर देख लें रिकॉर्ड।
चीनी पर 1 रुपए की कभी सब्सिडी नहीं दी, बल्कि नुकसान किया। सिंध की मिलों को फायदा हुआ क्योंकि वहां पे गन्ने का रेट कम था। शहबाज शरीफ साहब ने किसानों को फायदा देने के लिए गन्ने का रेट ऊपर रखा। सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर की मौजूदगी में अपने बच्चों की मिल को नुकसान किया। एक तरफ अरबों रुपए सरकारी प्रोजेक्ट्स में बचा रहे थे, दूसरी तरफ पता था बच्चों का कारोबार है, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसी मिसाल मुझे निकाल के दिखा दें आप। आपका तो उलट हिसाब है। चीनी में कमीशन, आटे में कमीशन, अद्वियात में कमीशन, एलएनजी में कमीशन, अरबों रुपया आप लोग खा गए हैं और आपके खानदान के कारोबार में इजाफा हो रहा है। आपकी अलीमा खान साहिबा, उनकी न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज निकल रही हैं। आप जवाबदेह हैं क्योंकि आपके साथ उनका बहुत ताल्लुक रहा है आपके सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। आपको जवाब देना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। और आप में जुर्रत कहां से आती है कि आप ऐसी बातें बैठ के मीडिया पर कर लेते हैं। हर शोबा आज जवाल पजीर है क्योंकि आप इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। जितने स्कैंडल आए हैं, हर स्कैंडल में आपके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं और आलमी इदारे ने आज उसकी शहादत दे दी है। आपके खिलाफ ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देता है, चार्जशीट देता है, और उधर हमारे हवाले से यूके की बेस्ट, दुनिया की बेस्ट क्राइम एजेंसी कहती है कि शहबाज शरीफ पे करप्शन का इल्जाम नहीं है, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम नहीं है। वो सुलेमान शहबाज को भी कहती है कि हमें कुछ नहीं मिला, हम ये तहकीकात बंद करना चाहते हैं। हमें आलमी इदारे बरी कर रहे हैं, आपके खिलाफ रोज एक रिपोर्ट आ रही है। आपके दिन अब गिने जा चुके। आप बड़के मारें, आप चीखें मारें, आप जो मर्जी करें, अब इस मुल्क की अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है और आपसे और आपके हवारियों से एक एक पाई का हिसाब लेंगे। और शहजाद अकबर, तुम भाग नहीं सकोगे, ये मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें हिसाब देना होगा। तुमने जो इस मुल्क को, कौम की तबाही के तुम जिम्मेदार हो। अदालतों में अगर अब सबूत नहीं है तो ये तुमने झूठे केस बनाए थे, इसलिए सबूत नहीं है। और ये इमरान खान की आदत है, वो कहते हैं कप्तान जिसको चाहे तब्दील कर दे। जरूरत कप्तान की तब्दीली की है। दुनिया की क्रिकेट में ये असूल है, जो क्रिकेट की मिसालें देते हैं कि जब टीम 100 मैच हार जाए तो फिर कप्तान को तब्दील किया जाता है, खिलाड़ियों को बार बार तब्दील नहीं किया जाता। उस्मान बुज़दार मुसल्लत है, उसकी कारकर्दगी पर कोई आपको नजर नहीं आता। आप कितने खिलाड़ी तब्दील करेंगे? खिलाड़ियों की तब्दीली से कुछ नहीं होगा। यह कप्तान की तब्दीली का वक्त है। कप्तान की तब्दीली होगी तो पाकिस्तान बचेगा, वरना यह कप्तान हर चीज को ले डूबेगा। अच्छा अता भाई, अभी आपने कहा कि अलीमा खान के जो कारोबार है उसका इमरान खान को जवाबदेह होना पड़ेगा। जबकि शहबाज साहब अदालतों में जाते हैं तो जब उनसे उनके बच्चों के कारोबार के बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनसे सवाल किया जाए। ये आपका कैसा दोहरा मेयार है कि आप इमरान खान से उसकी बहन का कोई हिसाब मांगते हैं? शहबाज शरीफ अपने बच्चों मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल किया। शहबाज शरीफ साहब के बच्चे इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर्स हैं। जब आप इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर्स होते हैं तो कानून ये कहता है कि आपकी कानून की नज़रों में इनफरादी हैसियत है, आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब किसी मिल में, किसी कारोबार में ना तो डायरेक्टर है, ना शेयर होल्डर है, ना किसी किस्म का उनका ताल्लुक है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब के अस्पताल में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, इमरान खान साहब की यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो जब आप ऐसे इदारे में जिस पे इमरान खान चेयरमैन है, आप बतौर डायरेक्टर बैठ रहे हैं, तो फिर अतियात भी आप वसूल कर रहे हैं, आपके साइन भी है मिनट्स के ऊपर, तो ये तो सीधा साधा आपका लिंक बनता है बेनामी का। हमारा तो चले कोई दूर पार का भी लिंक नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टैक्स देते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। हम कोई शेयर होल्डर, एमडी, सीईओ, डायरेक्टर नहीं है। ये तो डायरेक्ट आप डायरेक्टर बैठी हुई है इस फर्म के अंदर, 2 जगह बैठी हुई है, तो ये तो जवाब देना होगा इस बात का। भाई, अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि शरीफ डॉक्टराइन जो है वो इस मुल्क में धौंस और धमकियों की सियासत करती है। ये शहजाद अकबर साहब कौन सी डॉक्टराइन का शिकार बने हैं और बाकी जिन लोगों पर इल्जाम लगाते थे वो कौन सी डॉक्टराइन? देखिए, शहजाद अकबर साहब तो सीधा साधा एक जो फैशिस्ट डॉक्ट्रिन है कि इस मुल्क में हर कोई चोर, लुटेरा, डाकू है और उसको जेल के पीछे होना चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है। तो
तो ये बेसिकली आप अगर समझे ना उन्होंने क्या किया है, एक तो उन्होंने अदलिया को कंटेम्प्ट किया, साथ शहजाद अकबर को निकाला। ये अगर आप कड़ियाँ जोड़े तो उनको गुस्सा इस बात का है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोर्ट ने उनको सज़ा क्यों नहीं दी। अब तक सज़ा हो जानी चाहिए थी, उनको जेल में होना चाहिए था। अब सज़ाएं उनकी मंशा के मुताबिक तो नहीं हो सकती। वो शहजाद अकबर क्या 100 शहजाद अकबर आप ले आए, जब तक अदालतों में सबूत नहीं देंगे तो शहजाद अकबर किस तरह सजा दिलवाएगा, क्योंकि सबूत तो दूर की बात है, कुछ आप एक पाई की करप्शन की दिखा दें। तो ये डॉक्ट्राइन जो है ये फैशिस्ट डॉक्ट्राइन है। तो बाकी अब इनका टाइम आने वाला है, इनको तो जवाब देना होगा ना। ये फॉरेन फंडिंग का भी मुलाजमीन के अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। और देखिए आर्टिकल 62-63 इमरान खान साहब पे लगता है, बतौर MNA, बतौर चेयरमैन ऑफ पार्टी उन्होंने उस दस्तावेज पे दस्तखत किए हैं जिसके तहत 4 मुलाजमीन अरशद, रफ़ीक और 2 और मुलाजमीन हैं, 20,000 रुपया तनख्वाह वाले मुलाजमीन जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपया आया है। तो वो इमरान खान साहब ने किस हैसियत से वो बेनामी अकाउंट बनाए? यानी आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए, छुप छुपा के मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे मंगवाना। तो ये तो सीधा आर्टिकल 62-63 का केस है। अच्छा आताश साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर मैं बाहर निकल आया तो ज्यादा खतरनाक होगा। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए वो ज्यादा खतरनाक होंगे? वो तो अभी भी हमारे लिए खतरनाक नहीं रहे, तो बाहर आए ना, आप अवाम का सामना करें आके। जब जहांगीर तरीन का जहाज़ नहीं होगा और बाकी उनके करीबी दोस्तों के कंटेनर नहीं होंगे और उनके जो इलेक्टेबल्स हैं जो खुद मुश्किलात का शिकार हैं, वो कहते हैं हल्के की अवाम को हम क्या शक्ल दिखाएं, और बाई इलेक्शंस की हार, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की हार। तो खान साहब बाहर निकल के देखें तो सही, लोग उनका इस्तकबाल करने को तैयार हैं, मगर इस्तकबाल इस दफ़ा फूलों और हारों से नहीं होगा, बिजली और गैस के बिलों से और बच्चों की फीसों के बिलों से और बुजुर्गों की जो अद्वियात की अखराजात हैं उनके बिलों से किया जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ वादा माफ गवाह बनते हैं तो शहजाद अकबर साहब को अमान मिल सकती है नूरी की? देखिए कतन नहीं, शहजाद अकबर ने जो किया इस मुल्क के साथ, वो चले हमारे साथ जो किया हमने बर्दाश्त किया, जो इस मुल्क की तबाही की है कतन नहीं मिल सकती। मगर ये वादा माफ गवाह बनने की आवाज़ उठ पड़ी है PTI के अंदर से। असद उमर साहब ने पिछले दिनों बयान दिया कि मियाँ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के जिम्मेदार इमरान खान है। तो अक्लमंदों के लिए इशारा ही बहुत है कि जब PTI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और असद उमर जैसे बंदे अपने वज़ीर आज़म को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में बहुत सारे वादा माफ गवाह इनके अंदर से निकलेंगे। और देखें, हम सियासी लोग हैं, हमने जेलें भी बर्दाश्त की हैं, जिलावतनियाँ भी बर्दाश्त की हैं। ये जब ये नॉन इलेक्टेड इम्पोर्टेड तर्जुमानों को जेल जाना पड़ा तो हो सकता है कि शाम पढ़ने से पहले साइन करके बाहर आ जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ को जो नोटिस दिया है हुकूमत ने 10 दिन का, उसमें जवाब कहा है कि जवाब दें कि वो गारंटर थे और वो क्यों उसमें नाकाम हुए, तो वो उसके लिए क्या आपका मौका? देखिए अच्छा आप वकील भी, एक गारंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, एक तो आप उस एफिडेविट को पढ़ें, उस पर क्या दर्ज है। वो जो एफिडेविट है जो शहबाज साहब ने भी साइन किया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी साइन किया और अदालत के रूबरू अदालत के ऑर्डर का हिस्सा भी है, मैं तो सारे केस को खुद देख रहा था। उसमें ये दर्ज है कि 8 हफ्तों में मियाँ साहब को वापस लाया जाएगा, या तब वापस लाया जाएगा जब उनके डॉक्टर्स उनको डिक्लेयर कर देंगे कि ये ट्रैवल करने के लिए फिट हैं और ये वापस जा सकते हैं। तो वो तो बड़ा क्लियर है। अब ये सियासी शोबदाबाजी के लिए अगर इसको एक उस तरह का रिपोर्ट्स भी जमा करानी थी, हमने पीरियोडिक, अंग्रेजी का लफ्ज़ पीरियोडिक इस्तेमाल किया गया कि वक्तन फवक्तन हम रिपोर्ट जमा कराएंगे। तो आखिरी रिपोर्ट तो मैंने सितंबर में जमा कराई है, अगली ड्यू है वो भी जमा कराएंगे। मगर मेरा कहने का मकसद ये है, कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रिपोर्टें उनकी जमा होती रही हैं और हम ये बिल्कुल उनकी मेडिकल कंडीशन हम बिल्कुल साबित करेंगे। मगर इन्होंने किया क्या, हम जब मेडिकल रिपोर्ट लेके हाई कमीशन गए हैं, हाई कमीशन ने अटेस्ट करने से इनकार किया इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे। हमें मजबूरन उनको नोटराइज करा के भेजना पड़ा। शुरू की कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर उन्होंने अटेस्ट की थी, मगर जो पिछली 3-4 रिपोर्ट्स हैं उस पर हाई कमीशन ने इनकार किया था। अभी आप जो आपने बात की मेडिकल रिपोर्ट्स की, आप सारा मलबा उनकी वापसी का मेडिकल रिपोर्ट्स पर डाल दें। लास्ट टाइम अभी रिसेंट मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पार्टी तय करेगी कब नवाज शरीफ ने वापस आना है, जबकि रिपोर्ट्स वाला सेल वाला मामला नहीं। देखे ना, पार्टी ने क्या करना है, पार्टी ने उनकी सेहत के मामलात भी देखने हैं, कानूनी पहलू भी देखने हैं, सियासी पहलू भी देखने हैं। तो पार्टी जब ये फैसला करेगी तो उनकी हेल्थ, उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत बड़ा फैक्टर होगा उसके अंदर। और देखिए उनकी हालत क्यों बिगड़ी। 6-6 महीने डॉक्टर अदनान कोट लखपत की जेल की दीवार के लगे खड़े रहते थे, उनको मिलवाया नहीं जाता था, अद्वियात रोक दी, खाना रोक दिया। तो एक हार्ट पेशेंट को आप जब ये सलूक करेंगे तो उनकी हालत इसलिए बिगड़ी और उनको फिर एमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। तो आज ये हुकूमत अब करे ना इंक्वायरी, जब ये कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे,
तो अपने वजीरों के खिलाफ करेंगे, फैसल सुल्तान साहब के खिलाफ करेंगे, यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ करेंगे, अपनी पूरी सरकारी मशीनरी के खिलाफ करेंगे। करें इंक्वायरी, बताएं। चार्ल्स कैथरी की जो ऑडियो आई है दोबारा, जिसको अब हाईलाइट किया जा रहा है राना शमीम साहब के बयान पे, उस पर अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई वर्शन सामने नहीं आया कि आया वो उनका ऑडियो बयान दुरुस्त है या वो भी फॉर्ज किया गया है। वहाँ पे नवाज शरीफ के दफ्तर में वाकई बैठ के वो सारी बातें हुई थी या नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं देखिए बात यह है कि जो राना शमीम साहब ने एफिडेविट में बातें की हैं, मैं तो उस पर बात करूंगा। जिस पे इल्ज़ाम लगा है साकिब निसार साहब पे, आए ना, क्यों नहीं आके कहते कि ये नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। राना शमीम साहब किसी भी फोरम पे जाके वो बरमला ये बात कर रहे हैं कि इसी तरह हुआ, मैंने अपने कानों से सुना। तो अब जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो चुप करके बैठा हुआ है, वो आए बताए कि जी ऐसा नहीं है, और कोर्ट में आ जाए ना, पार्टी बन जाए। क्यों नहीं पार्टी बनते? आके कहें कि जी मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा है, मुझे इंसाफ दिया जाए। उनको पता है कि वो कोर्ट में आएंगे तो सारा मलबा उन्हीं पर डलना है। तो उन्होंने अपने दौर में जो किया वो किसी से ढका छुपा है। इधर PKI अस्पताल बंद करा दिया, बताओ। वो तो वज़ीर आज़म भी थे, वज़ीर आला भी थे, मिनिस्टर वाटर एंड पावर भी थे, मिनिस्टर रेलवेज भी थे, सब कुछ थे। तो फिर ठीक है, मतलब अगर आप एक सियासी पार्टी के खिलाफ उस कुर्सी पे बैठ के इस तरीके से एक कैंपेन चलाएंगे तो फिर कोई ये इस बात में ये बात मानने में आती है कि आपने किया होगा, तो आपकी सफाई पेश करें। सवाल का जवाब नहीं आया सर कि नून लीग का वर्शन क्या है। देखिए वो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। राना शमीम साहब ये बात कर चुके हैं कि मैं वहाँ पे बैठ के नहीं एफिडेविट दिया था। अब ये किस तरीके से PTI ने मनूवर किया है कि वो ऑडियो निकाली है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑडियो मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि राना शमीम साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, बड़ा क्लियर दे चुके हैं। थैंक यू।